एक्सटर्नल फोर्स लाइन ऑन द ऑब्जेक्ट। 2 मिनट सही है। सबको नहीं, मतलब इसको छोड़ के ये सिखाना नहीं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। ये डेफिनेशन होती है अपने पास। अब ऐसा देखो क्या करती है, मेरे का आपको फॉर्मूला बताया था F इज इक्वल टू ma, बताया था कि बताया था? F इज इक्वल टू हां बता दो ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बताया था। हां अब देखो, तो यहाँ पे सिर्फ बात है, इसका मतलब ये चीज है कि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो। मतलब अगर हम बात करें फोर्स क्या है, तो मास और एक्सेलरेशन को जो मल्टीप्लाई करोगे वो जो आंसर आता है उस आंसर का नाम फोर्स होता है। ये नहीं आता आपको समझ में क्या आता है? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उस आंसर का नाम क्या होता है आपके पास में? फोर्स। उस आंसर का नाम फोर्स होता है। तो मोमेंटम में आपको जो समझा रहा था, तो मोमेंटम में आपको क्या बोला था कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर था उसका नाम क्या होता है? मोमेंटम। वेलोसिटी, वो मोमेंट, हां से बोल रहे मोमेंटम। तो वही कहने थी कि मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर उसका नाम क्या है? फोर्स। तो आपने मोमेंटम की डेफिनेशन क्या लिखी थी? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? बिल्कुल, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो अभी मैं आपको जो लिखवा रहा हूं वो हमारे पास में है डेफिनेशन। क्या है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, देखो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ, बात तो करना बड़ी काम की चीज समझा रहा हूं अभी, ये आपको पूरे चैप्टर में काम आना चाहिए। न्यूमेरिकल से बनने के सारे सबसे काम की चीज है पूरे चैप्टर में वो मोमेंटम। ठीक है, आएगा साइड में से क्वेश्चन आएंगे, इसी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे है ना, तो उसके सोच समझना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, product of mass and acceleration is called as force। ये डेफिनेशन दो। पहले सबसे पहले मैंने आपको लॉ ऑफ इनर्शिया समझा दिया था, है ना? सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया बता दिया। फिर देखो दूसरी जो वीडियो डाली थी उसमें आपको जो बताया वो मैंने क्या बताया हुआ है, उसमें इनर्शिया बताया, इनर्शिया का सेकंड पार्ट। फिर मैंने आपको जो बताया है वो क्या बताया आपको? मोमेंटम। और उसके बाद क्या बताया आपको? ma। भाई ये फोर्स, ये फार्मूला है जो आपको बड़ा आइडेंटिटी फार्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी फार्मूले का शॉर्ट फॉर्म जो है वो ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो था फोर्स, एक तरीके से तो फोर्स की जो डिस्कवरी करी गई, जो फोर्स का कांसेप्ट दिया गया वो किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने पूरी थ्योरी प्रपोज करी, और प्रपोज करने के बाद में उनके नाम पर इसकी एसेंट पड़ती है। एसेंट तो पता है एसेंट? न्यूटन नहीं, हाँ वो तो ठीक है न्यूटन, लेकिन ऐसा ही का मतलब क्या होता है कि भाई वो पूरे वर्ल्ड वाइड सिस्टम इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड वाइड सिस्टम इंटरनेशनल। अब हमारे पास में सबसे पहले अपने को जो पढ़ना है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ना है? एसआई यूनिट। अब ऐसे तो फोर्स किस तरीके से पढ़ेंगे? आपको फोर्स का फार्मूला मैंने क्या बताया हुआ है? फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है। अब देखो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मुझे पता है मास का एसेंट क्या है? मास का एसेंट क्या है? मास का एसेंट होता है केजी। मास को आप केजी में मेजर करते हो, है ना? अभी थोड़ा मास के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। जस्ट ये खत्म करता हूँ, मास के ऊपर थोड़ा आऊंगा, लेकिन मास क्या होता है और वेट में अंतर क्या होता है, दोनों समझाने के बाद फिर मैं आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाऊंगा। क्योंकि वैसे मास और वेट का कंपैरिजन तो न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन करेंगे, जो ग्रेविटेशन कांसेप्ट आएगा, जो चैप्टर आपका 9th चैप्टर, 10th चैप्टर है, देखिए ग्रेविटेशन 9th चैप्टर ग्रेविटेशन 4। हां नहीं, फिजिक्स ऑफ 4 चैप्टर के साइंस की बुक में शायद 9th चैप्टर। तो वो आपके पास में जो 9th चैप्टर ग्रेविटेशन, उसके अंदर मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन तब भी मास और वेट का वो मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा बहुत इसमें टॉपिक लूंगा। तो क्या है मास मतलब केजी, और एक्सेलरेशन क्या आपके पास में? एक्सेलरेशन होता है आपके पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या आएगा आपके पास में? फोर्स आपके पास में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसेंट क्या आएगा आपके केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन देखो हुआ क्या,
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आपके पास में यहाँ पे लिख देता हूँ, उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। देखो सर जो है वो बोले तो पोस्ट मान लो, उपाधि उपाधि बोलते हैं ना, उपाधि जो होती है जैसे इंडिया में भी लोगों को दी थी, सर उनके आगे लग जाता है, तो वही जैसे भाई नाम का आइजैक न्यूटन है और ये न्यूटन नाम के जाने जाते हैं, न्यूटन से जाने जाते, आइजैक को पता होता है, कहीं को नहीं पता होता। तो मान लो न्यूटन जो है, इन्होंने इनके बारे में बताया, पूरा नाम ही उनका सर आइजैक न्यूटन है, लेकिन न्यूटन का एक मान लो सरनेम मान लो, तो उस हिसाब से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब उनको क्या बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए लोगों ने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किससे चेंज कर दिया, न्यूटन। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो आपके पास में क्या है, न्यूटन। वो क्या आपके पास में न्यूटन ये हो गया। अब अगर न्यूटन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो देखो एक ऐसे ये भी टॉपिक आएगा, न्यूटन इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एन। न्यूटन को आप कैपिटल लेटर एन से क्या करते हो, डिनोट करते हो। ये ध्यान रखना कि जो न्यूटन होता है उसको आप डिनोट करोगे न्यूटन से। लेकिन न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन किसके बराबर होता है, तो न्यूटन किसके बराबर होता है, तो न्यूटन हमारे पास में जो है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये समझ आ रहा है। तो आपके पास में न्यूटन को डिनोट करेंगे एन से। एक बार फिर से बोलेंगे फॉर्मूला क्या, न्यूटन का फोर्स का F = m × a। फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बात करें डेफिनेशन ऑफ फोर्स का, तो देखो मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसका नाम क्या होता है आपके पास में, फोर्स। तो इसलिए हमने क्या बोला डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज फोर्स। मतलब मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आता है उसका नाम क्या होता है, फोर्स। फिर बात आती है एक्सेलरेट की फोर्स की। भैया फोर्स की एक्सेलरेट बता दो क्या है, तो एक्सेलरेट ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है आपके पास में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जो है वो किस, मतलब ये पूरा कांसेप्ट किसने बताया था, न्यूटन ने। और न्यूटन ने बताने के कारण से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रिस्पेक्ट, मतलब एक होता है कंट्रीब्यूशन देना, तो उसके लिए हमने क्या करा, उनके नाम को रिलेट कर दी, न्यूटन आज से होगा। तो फोर्स की आज से यूनिट क्या बन गई, न्यूटन बन गई। एसिड ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। डिनोट किससे करते हो, कैपिटल लेटर एन से। कोई पुलिस करने की जरूरत नहीं ना। अब किलोग्राम को पूरा नहीं लिखते हो, किलोग्राम केजी, वही काम करते। कोई दिक्कत तो नहीं इसको, नहीं भैया समझ में आ रहा है, हां नहीं वो भी बता रहा हूं। पहले इतना समझ में आया नहीं, हां रुक जाओ, इतना समझ में आया नहीं आया भैया। फोन है ठाकुर साहब, फोन आ रहा है। भैया नहीं होता जरूर ले। हां सब ये तो ब्लैक और पानी दिया, तो अपने पास चलो पाव फटने लग गया। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, देख सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो हमारे पास में होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसको भी हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोलते, इसको हम एक शब्द से जानते हैं, नाम होता है डाइन। क्या नाम होता है, डाइन। डाइन के रूप गलत पढ़ लेते हैं, ये डाइन क्या, डाइन क्या बोलते हैं उसको, DYNE, डाइन क्या बोलते हैं उसको, डाइन बोलते हैं। अब बात समझो, डाइन कितने के बराबर होता है, आपके पास में 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन जो होता है वो आपके पास में 10⁵ डाइन के बराबर है। किसी को ये समझना नहीं कि ये 10⁵ डाइन आया कहां से, समझना है ना, समझना है, सुन। लेकिन अपन भाई समझ पहले कैसे आया, कन्वर्ट करने पूरा। एक बात, न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन को लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और डाइन को जो है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन जो होता है वो हमारे पास किसका होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। अब हमारे पास में जो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज करना है। देखो कैसे चेंज करोगे आप, आपके पास में ये केजी है, ये ग्राम है, क्या केजी को ग्राम में चेंज कर सकते हो आप? देखो इसको मैं कभी लिखूं तो जैसे ये लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये लगेगा a to the power minus m is equals to 1 upon 4 to the power m। क्या यार फॉर्मूला लगाओगे? हाँ भैया ये आपने हमें बताया था। अब यार फॉर्मूला कभी लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, 1 kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। अब हमारे पास जो आता है वो होता है ग्राम
सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में, कैंसल आउट, बचेगा आपके पास 1 kg मीटर इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर, सही हो गया। अब देखो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg जो होता है, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 kg इंटू 1 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर। अब देखो 1 kg जो होता है वो आपके पास में 1000 ग्राम के बराबर होगा, सही है। ऑब्वियस देखो भाई, अपन न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे पास में जो है वो ये क्या होता है, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैं इसको कन्वर्ट करना डाइन के अंदर। डाइन का जो वैल्यू होता है, डाइन किसका होता है, डाइन होता है आपके पास में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो डाइन की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब देखो क्या आ रहा है, 1 kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ रहा है, यहां मैं लिख ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिख रहा हूं। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब केजी को मैं किससे कन्वर्ट करने वाला हूं, ग्राम। केजी को या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, आपके पास यही ऑप्शन है, केजी को या तो ग्राम में। अब ग्राम में कन्वर्ट भी करोगे तो ग्राम देके रखा होगा, कितने ग्राम मुझे नहीं पता, तो मैं जानता हूं कि 1 kg जो होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, 1 kg आपके से 1000 ग्राम के बराबर। यहाँ पे मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ पूरा, तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है, तो मैं पे लिख दूंगा कि 1 kg जो होता है ये आपके पास किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। और 1 मीटर जो होता है वो आपके पास में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर आपके पास 100 सेंटीमीटर के क्या हो गया, बराबर हो गया, सही है। आप चाहो तो सेकंड को नहीं भी कट करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि बाद में वो डाइन और न्यूटन तैयार करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए इनको ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे बस मैं 1 kg और नीचे आपको जो देके रखा हुआ है अपॉन सेकंड स्क्वायर, पूरा पे होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 kg मीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 100 आने के बाद में हम लिखेंगे ग्राम, नीचे आपके पास जो है वो आपके पास में सेकंड स्क्वायर, और याद रखिए ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 1 kg मीटर अपॉन 1 kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये आ गया आंसर। कितना आंसर आएगा, 10 टू द पावर 5। अरे सुन, 1 2 3 4 5 0 ना, मतलब 10 टू द पावर 5, तो आंसर आपके पास हो जाएगा 10 टू द पावर 5। इधर आपके पास हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सही बात है। अब देख यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला 1 अपॉन a टू द पावर m को क्या लिखते हो, a टू द पावर -m, तो मैं लिख सकता हूँ 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अब आगे 1 kg मीटर, अच्छा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका नाम होता है, केजी सिर्फ केजी मीटर पर सेकंड किसका नाम होता है, न्यूटन के। तो मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 और ग्राम सेंटीमीटर या के टाइम, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम, समझ में आ रहा है। तो ये आपका आंसर है। तो दिक्कत ये कन्वर्जन है, ये पूरा कन्वर्ट कैसे हुआ, किस तरीके से वैल्यू आई, वो मैं आपको बता रहा हूँ उसे, कोई डाउट, ठीक है। ये वो नहीं आ रहा, 1 न्यूटन जो है वो आपको 10 टू द पावर 5 टाइम के बराबर हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देखो, आपके पास 1 न्यूटन जो 10 टू द 5 टाइम के बराबर है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 टू द 5 को 10 टू द पावर 5 इनटू 1 डाइन, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इनटू 1 डाइन। 10 टू द 5 क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन जुड़ा हुआ है, इक्वल्स टू इधर आएगा तो किस में आएगा, इक्वल्स टू इधर किस में आएगा, डिवीजन में आएगा। तो आपके पास 1 डाइन जो है, 1 डाइन वो आपके पास 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 न्यूटन के बराबर होगा, सही है। अब हमारे पास में आंसर क्या आएगा, देखो यहां पे फिर से फॉर्मूला लगाओगे, a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस m, ये आ गया आपका आंसर। अब हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर, ये प्लस का 5 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा -5 न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट करें। तो ये दोनों फॉर्मूले काम के हैं। 2019 में एनडीए का फर्स्ट पेपर जो था, जो आपके पास में 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल 2019, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है।
GAT के पेपर में कि Okay, sir. 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो पता होना चाहिए 1 डाइन 10 टू द पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। ऐसा लिखे तो कैसा गलत क्या है? नहीं, नीचे नीचे नहीं वो नीचे वाला अरे मतलब 1 डाइन इक्वल्स ये टू कभी ऑप्शन में ये लिखा होगा तो ये कर दे। तो भैया बोले नहीं सकते बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन तो यही है। मतलब अगर ऐसे मतलब सॉल्यूशन में पूछा है तो मतलब और करके लिख दे। समझ में आ गया? ये पूछना है अब अपने पास सबसे पहली कंडीशन आती है, सबसे पहली कंडीशन आपके पास में न्यूटन का फोर्स पता है F = m है ना। पहले तो थोड़ा मास के बारे में कंसेप्ट समझ लो। ये मास से थोड़ा कुछ टॉपिक पता हो, एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपको कोर्स का नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ोगे ही नहीं। कोर्स का नहीं है मतलब कोर्स का है, लेकिन अगले चैप्टर में आएगा। लेकिन थोड़ा सा मास टॉपिक आया है तो क्या पता तो मास क्या होता है ना। पहली चीज मास समझो, मास शब्द का मतलब क्या होता है। मास का मतलब होता है आपके पास में मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। मास मतलब क्या आपके पास में मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कितना मैटर भरा हुआ होता है। मैटर कितना भरा हुआ, जैसे अपनी बॉडी की कोई बात करें तो अपनी बॉडी किससे मिलकर बनी? अपनी बॉडी जो सेल से मिलकर बनी, टिश्यू से मिलकर बनी, ऑर्गन से मिलकर बनी, ब्लड से मिलकर बनी, बोन से मिलकर बनी। ये सब अपनी क्या है? ये सबकी सब जो होता है ये अपना मास है। एक प्लास्टिक का डब्बा ले लो, वो प्लास्टिक का डब्बा किससे मिलकर बना? प्लास्टिक से। तो जो पूरा प्लास्टिक लगा वो मास क्रिएट कर रहा है उसका। मास और वेट दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। मास जो होता है वो अलग चीज होती है और वेट जो होती है वो अलग चीज होती है। मास का मतलब अपने पास में जो होता है मतलब होता है मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। मैटर कंटेंट का मतलब होता है, मैटर का मतलब क्या होता है? वो चीज जो जगह को घेरे या फिर उसका क्या हो, वजन, है ना। देख भाई मास और मैटर सेम नहीं होता है। मैटर को मास बोल सकते हो, मास को आप, क्योंकि जो दुनिया में जो भी चीज का मास है वो जगह को घेरती है और जिसका मास नहीं है वो जगह नहीं घेरती। जैसे कि कभी जैसे बात करें हवा, एयर समझते हो? एयर जगह घेरती है नहीं घेरती? कभी आप एयर को देखोगे तो एयर किस रूम में है, जगह घेर के रखी है। कभी सबसे अच्छा एग्जांपल बोले एयर का, तो बलून हवा भर दो बलून फूल जाता है, तो जगह घेर रहा है। वजन है कि नहीं है? एक फुग्गा जो होता है जब उसका वैसे वो ऐसा छोटे से शेप में जब होगा नॉर्मली तो उसको कुछ वजन नहीं होता, लेकिन फूल जाता है तो कुछ ना कुछ तो वजन आता है, हल्का फुल्का तो वजन आता है। गाड़ी का टायर देख लो, गाड़ी का टायर होता है जब उसमें हवा नहीं होती तो बहुत मतलब तो कुछ वजन होता है। हाँ मतलब जो एलॉय लगा ना उसका जो पूरा की पूरा आपके पास में बस उसका ही वजन होता है रिंग, और बाकी जो आपके पास में पूरा की पूरा टायर में हवा भर दोगे फिर आप उठाओ उसका वजन आपको अच्छे से फील होगा। तो ये कंडीशन हमारे पास में है कि मैटर मतलब क्या होता है? मैटर वो चीज होती है जो क्या करेगी, जगह को घेरेगी, जिसका वजन होगा। दूसरा था मैटर मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी में कितना अमाउंट भरा हुआ है। जैसे कि ये यहाँ पे दो कुर्सी रखी हुई, एक कुर्सी ये रखी हुई, ये चेयर स्टूल हो गया है ना, और एक आपके पास रखी हुई ये वाली, दोनों से पूछो कौन सी ज्यादा मजबूत? वो वाली। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें ज्यादा प्लास्टिक भरा हुआ है, डेंसिटी ज्यादा उसकी, डेंसिटी ज्यादा इससे ताकतवर है, उसकी डेंसिटी कम है इसलिए वो क्या आपके पास में कमजोर है। चल आ रहा है। तो वही कंडीशन है कि मैटर कितना भरा, कोई सब्सटेंस कितनी चीज से भरी हुई है वो मैटर कहलाती है, और वही आपके पास मास के अंदर के आ जाता है। देखो मैटर जो होता है, जो मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी, किस क्वांटिटी है? तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, आज जो बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं ये तो मास तो पहले बताया, लेकिन जो पहले मैंने बताया था वो तो छोटे इसमें बताया था, आज उसको पूरी टॉपिक आपने वो डिफरेंस बताया मास और वेट। तो मास इज स्केलर क्वांटिटी, मास की क्वांटिटी होती है आपके पास में, मास एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई दिक्कत है? अब मास अगर इसमें स्केलर क्वांटिटी हो गया तो दूसरा अपने पास में आता है एसआई यूनिट। क्या आता है? देखिए एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ मास, मास को हम मेजर करते हैं केजी में। किसे मेजर करते हैं? केजी। मास को हम मेजर करते हैं केजी में। केजी मतलब होता है आपके पास में किलोग्राम, ये तो जानते होंगे। और सीजीएस यूनिट जो होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट जो होती है मास की, वो आपके पास में सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। क्या होता है? ग्राम। तो सीजीएस यूनिट जो होती है मास की वो क्या होती है? ग्राम। मास और वेट में बहुत अंतर होता है, हाँ, लेकिन केमिस्ट्री की बात करो, फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग,
मास वेट नहीं है और वेट मास नहीं है, तो दोनों में बहुत अंतर है। कभी मास मान लो जमीन है तो वेट अलग ही है। तो कंडीशन कभी देखिए वेट की हम बात करें, लेकिन केमिस्ट्री में बात करूं मैं तो केमिस्ट्री में कभी मास निकाल वेट निकाल, तो केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब क्या होता है? सेम। लेकिन फिजिक्स में मास वेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, है ना। लेकिन वो भी मेंशन जब करता है मास वेट तो बहुत कम से करता है। कब देखोगे मास और वेट? तो आप चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर एटम, वो क्या नाम उसका, एटम मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री, उससे आप जब पढ़ोगे तो मॉलिक्यूल पढ़ोगे, तो जैसे या कंपाउंड पढ़ोगे, अभी कंपाउंड की डेफिनेशन क्या आएगी, तो फिर बोलेगा भाई कंपाउंड क्या चीज होती है, तो फिर आपको बोलेगा भाई कंपाउंड क्या आपके पास में, कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये डेफिनेशन बोलते हैं कंपाउंड की आपने अभी। तो अपने पास में ये डेफिनेशन आती है, तो वहां पे मास भी बोल सकता है, फिर वेट भी लिखा हो सकता है, तो वहां पे मास वेट सेम होता है, उसको कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत है। तो ये ध्यान रखना, मास सिर्फ मास जो होता है मास ऑफ किसमें मेजर करते हो? केजी में। और सीजीएस आप कभी मास को ग्राम में चेक करोगे, सीजीएस में करोगे तो इसमें करोगे ग्राम में करोगे, ये समझ आना है। अब हमारे पास में एक जो आता है मास का फॉर्मूला भी आता है, मास का फॉर्मूला। मास का फॉर्मूला कभी आपने सुना है? कभी कभी किसी कोई नई कोचिंग खोलता है, स्कूल खोलता है, तो वो बोर्ड में तैयार करता है। कभी कभी देखोगे उसको बड़ी मैथ की इक्वेशन लिखी, कभी ट्रिग्नोमेट्री बना होगा, है ना, कभी कुछ इक्वेशन लिखी होगी, कभी ट्रायंगल बना, कभी देखा ऐसा? फिर उसे बनाते पैम्फलेट, उसके ऊपर कभी आपने ऐसी इक्वेशन देखी क्या? E = mc² लिखा हो? हाँ दरवाजा ये वैसे तो कभी बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो आया था वो आया था कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आया था? वो थोड़ा केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री के अंदर बताऊंगा। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास से बोलते हैं कि मास को कभी बनाया नहीं जा सकता और मास को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जो मास होता है, मास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब मास कांस्टेंट होता है, मास कभी क्रिएट नहीं कर सकते और मास को कभी खत्म नहीं कर सकते। दुनिया में कभी कोई मास है तो वो है, लेकिन फिर बाद में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। क्या आती है? न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके की होती है, होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिशन। जब न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके ऊपर एटम बम क्रिएटेड है। जब मैं आपको केमिस्ट्री समझा रहा हूँ, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर बता रहा हूँ, तो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर इस पूरे टॉपिक को मैं अच्छे से डीप बताऊंगा, है ना। अभी मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक जो क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट है मैं उसको बीच में नहीं लाऊंगा, लेकिन मास का भी टॉपिक चल रहा है तो आपको चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, भले ओरली हो। तो सबसे पहले जो थे, जैसे मान लो दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने अपनी एंटी लॉरेंजन और एक जेल प्रॉस, उन्होंने दो चीज दी, है ना। एक दिया था डिफाइनेट रेशियो वाला कंपोजिशन दिया था और एक दिया था अपने पास में क्या दिया था? कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। ऐसी दो चीजें उन्होंने दी थी। देखो मेन होता क्या हमारे पास में, जब इन दोनों चीजें दी तो उसमें एंटी लॉरेंजन थे, उन्होंने दिया था क्या दिया था? कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट दिया। जब उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट दिया तो कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि मास को भी बनाया नहीं सकता, मास का नॉट भी और खत्म नहीं किया सकता पूरी टाइम पे, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर बाद में आपके पास आइंस्टाइन आते, आइंस्टाइन ने मतलब मान लो 19 के 20th सेंचुरी के अंदर एक फार्मूला बनाया और वो फार्मूला आपके पास में जो था वो आपके पास था E = mc²। इसके ऊपर से दो एटम रख देते हैं, वो हिरोशिमा नाम से नहीं, एक का नाम था फैट बॉय, एक का नाम था स्मॉल बॉय। सुना है आपने? दो बम गिराए, स्मॉल बॉय और फैट बॉय करके, ये इसके ऊपर। अब आइंस्टाइन जो थे, आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी और उन्होंने बोला कि मास जो होता है, मास को आप कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी में। मास को कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी में, और एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो मास में। ये इन्होंने बोला कि भाई मास जो होगा, मास को आप कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी में, एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो मास में। ये इन्होंने बोला। पहले क्या बोला था लोगों ने कि मास को कन्वर्ट नहीं कर सकते, मास तो जो बना है दुनिया में तो मास डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता, जितना मास है उतना मास रहेगा। लेकिन आइंस्टाइन क्या बोला कि मास को कन्वर्ट कर सकता है, जैसे माने कुर्सी है गायब हो गई, आज मान ले गायब हो गई तो किसी में कन्वर्ट हुई होगी ना, ये एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। मास जो होता है वो एनर्जी में जाता है और एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? मास में होता है। ये न्यूटन वो एनर्जी में डिस्ट्रॉय हो सकती है? बिल्कुल नहीं, एनर्जी नहीं हो सकती भाई, मास और एनर्जी दोनों डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये कंजर्वेशन को फॉलो करती है। अब कंजर्वेशन क्या है वो बात का टॉपिक है भाई, वो जो धीरे धीरे मैं उसमें जाऊंगा
तो आपको पूरी डिटेलिंग बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ, कहानी समझो बस आप। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी किसमें हो सकता है मास। और इसको नाम दिया गया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या नाम दिया गया था? मास इस टॉपिक का नाम आपके पास में मास एनर्जी Equivalence। इक्विवेलेंस। और वहीं से वो जो लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास जो था उसको मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके एक लॉ बना जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। और वो लॉ जो था वो ये बोलता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया सकता है, एनर्जी को मास में। और ये कहां से पता पड़ा? देखो दुनिया भर की जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, कितनी भी, कोई भी आप मान लो, जैसे आपके पास आप जो रिएक्शन पढ़ोगे आगे जाकर के वो आप अपने पास कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे आप रिएक्शन पढ़ोगे आगे चल के। तो अब जितने रिएक्शन पढ़ोगे वो सारी रिएक्शन जो है वो कंजर्वेशन मास को फॉलो करती है, लेकिन एक रिएक्शन बची, एक रिएक्शन बची, वो आपके पास बची न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन जो हम सोचते हैं जब एटम में गिराया जाता है तो वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है तो यूरेनियम जो होता है वो न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है। जैसे आप आग लगाते हो पेपर में, कभी आपको पेपर जलाना है तो आपको आग लगानी पड़ेगी, है ना? अब आग किस चीज को जलाती है? जब हम न्यूक्लियन गिराते हैं तो न्यूक्लियन को जलाने में आपको आग नहीं लगानी पड़ती, वहां पे आपको क्या करना पड़ता है? आपको पार्टिकल को अनबैलेंस करना पड़ता है, पार्टिकल जो है उसको डिसबैलेंस करना पड़ता है। डिसबैलेंस बोले तो मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? अनस्टेबल। डिसबैलेंस हम शब्द क्या है इसका? पे अनस्टेबल करना पड़ेगा। अनस्टेबल करोगे, जैसे कि मान लो आप कोई शादी पार्टी में गए, अब भाई कहीं कोई गया शादी पार्टी में, कई लोग की आदत होती है कि भाई खाना बहाना खाएंगे वो शादी पार्टी में, होता है कि नहीं होता? होता है ना भाई? ओए दिमाग में खत्म लोगों का। तो हमारे पास जब शादी पार्टी में जाते हो तो हमारे पास में क्या होता है, कई लोग कुछ होते हैं, जैसे कोई भी जाएगा भाई, अब गया तो आप वो बात है खुशी में नहीं होंगे, लेकिन जाते तो इसके खाना तो कंडीशन ऐसी है कि अब मान लो कोई गया, वो खाना खाएगा और उसने बहुत खाना खा लिया, बहुत सारा मतलब उसके जितने भी स्टॉल थे उन सारे स्टॉल को दो बार घूम के आ गया। तो मान लो दो बार घूम के आया तो उसे 400 रुपये तो खा के आया वो सब, तो उसे खा लिया। अब उसके बाद में वो खा करके आराम से बैठ गया, क्योंकि क्या उसे चलने की हिम्मत नहीं बची, उसे बहुत सारा खा लिया। अब आप उसे पास में गए, अब देखो आपने उसको कभी एक थोड़ा सा भी इतनी सी कुछ चीज खिला दी तो एक ही चीज करेगा, उल्टी। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट ये है कि आपके पास में ये जो है, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में यूरेनियम होता है। यूरेनियम का वेट बहुत ज्यादा होता है, यूरेनियम जो होता है बहुत बड़ा पार्टिकल है ना? मतलब देखो जो भी मोटा इंसान होता है उसको चलने में दिक्कत आती है, देखा होगा ना, भागता थोड़ा स्लो है, भारी का थोड़ा स्लो, तो वही चीज है, यूरेनियम बहुत मान लो बहुत भारी है। अब भारी को आपने क्या करा, यहाँ पे हमने मिला दिया थर्मल न्यूट्रॉन। क्या मिला दिया? थर्मल न्यूट्रॉन। अब वही चीज है कि मान लो कभी किसी ने बहुत खा के रखा, उसमें आपको आप थोड़ा सा कुछ ऐड करो दो कि भाई ये भी खा ले, तो क्या करेगा? वो अनस्टेबल हुआ कि नहीं होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा मतलब वो ऐसा हो गया ये पार्टिकल। अब अनस्टेबल हुआ तो ये पार्टिकल दो उसमें ब्रेक होगा और ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्रिएट करेगा। अरे यूरेनियम में भाई ये थर्मल न्यूट्रॉन है, ये आपके पास में, अब जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे दो चीजें, ये आपके पास क्रिप्टॉन हो गया, है ना, ये आपके पास बैरियम हो गया। क्रिप्टॉन और बैरियम तीन थर्मल न्यूट्रॉन लिबरेट करते हैं, यहाँ पे मिलेंगे तीन थर्मल न्यूट्रॉन और यहाँ पे मिलेगी आपको 200 मेगान्यूटन की एनर्जी मतलब हीट। सुन आ रहा है? तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो ये पाया गया कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है, हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ। कंजर्वेशन ऑफ मास में अब क्यों फॉलो नहीं हुआ वो केमिस्ट्री का टॉपिक, वो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या नहीं हुआ, फॉलो नहीं हुआ। और जब कंजर्वेशन रिपीट होती रहती है ना प्रोसेस, हाँ भाई ये रिपीट होती रहती है। एक बात समझना, कभी आपको किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो आपको ये कंट्रोल करना है थर्मल न्यूट्रॉन को, क्योंकि जब ये थर्मल न्यूट्रॉन, एक बात समझना, एक यूरेनियम में कितने थर्मल न्यूट्रॉन पैदा करें? तीन। ये तीन जब तीन थर्मल न्यूट्रॉन तीन यूरेनियम से मिलेंगे तो कितने आएंगे? 27 9 और वो 9 जब बाकी तीन से वो 9 जो कि वो बाकी दोनों से मिलेंगे तो एक से तीन निकलते हैं, तो बढ़ते जाएंगे कि बढ़ते जाएंगे? 3 से सीधे 20। तो ये जो रिएक्शन बढ़ती जाएगी और हीट इतनी जबरदस्त जनरेट होती है कि मान लो कभी कोई बॉडी कांटेक्ट में आ गई तो धुआं बन के कुछ बचेगा। तो ये जो रिएक्शन होती है बड़ी जबरदस्त रिएक्शन होती है।
तो ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन से कंसेप्ट निकलता है किसका? इसके कारण वो मतलब बहुत ज्यादा दूर तक जाती है इसके रेडिएशन। रेडिएशन में बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। उसी बात नहीं करूंगा नहीं तो कभी कभी वहां भटक जाएगा। लेकिन पॉइंट हमारा है तो मास एनर्जी इक्वेशन में कंसेप्ट आता है। तो ये ध्यान रखिए, मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी से कन्वर्ट की जा सकती है मास में। बस अभी आपको इतना बहुत समझने के लिए। लेकिन हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, जैसे कई लोग बोलते हैं मास चेंज नहीं होता बॉडी का, बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता। गलत टॉपिक है, मास चेंज होता है। कभी बोले तो मास क्या होता है आपके पास में? चेंज होता है। कब चेंज होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। मास चेंज होता है तो मास कब चेंज होता है? क्या बता तो हाँ पास है। तो हमारे पास में देखो, कई लोग बोलते हैं मास अबे मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ बॉडी नेवर चेंजेस, ऐसा बोला जाता है। सही पॉइंट कि बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता। अब मैं बोलता हूँ कि बॉडी का मास चेंज होता है, बॉडी का मास चेंज कैसे चेंज होता है वो समझना। ये जैसे बड़े होते थे ऐसा नहीं है, वो चीज नहीं। मास वो तो अलग बात है, वो तो नेचर का फिनोमेना है। एक डब्बा रखा हुआ है तेरे घर पे, मान ले एक डब्बा रखा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, क्या कुर्सी बड़ी हो रही है? बढ़ रहा है इसका मास, कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब बात समझो कि मास ऑफ बॉडी जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ये पॉइंट जो है ये आपको लिखवाया जाएगा, लेकिन ये पॉइंट जो होता है वो गलत होता है, सही भी है और गलत भी। आधा जरा तार। अब सही और गलत समझो कैसे। देखो मास का फॉर्मूला होता है, मास का फॉर्मूला होता है m is equals to m naught upon under root of 1 minus v square upon c square। ये फॉर्मूला है जहाँ पे m आपके पास में जो होता है वो होता है आपके पास में मास, m नॉट आपके पास में जो होता है वो आपके पास में होता है रेस्ट मास, v हमारे पास में जो होता है वो आपके पास में होता है वेलोसिटी, c आपके पास में जो होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और c आपके पास में जो होता है वो होता है आपके पास में वेलोसिटी ऑफ, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। ये आपके पास में ये आपसे पूरा का पूरा टॉपिक है। m मतलब होता है मास, है ना? मास m नॉट होता है रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। v मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये टॉपिक समझ पा रहे थे कि ये भी नहीं आता? नहीं है समझना कि भाई तेरे काम का फॉर्मूला नहीं है इसे बोला टॉपिक को एक्सट्रैक्ट। आपको जो समझना है आपका तो टॉपिक सिर्फ इतना ही है 9th के लिए, बस आपको इतना समझ आना चाहिए। जैसे मास क्या, मास क्या, तो मास मतलब होता है मैटर कंटेनिंग बॉडी, एक्स यूनिट क्या होती है तो केजी होती है ना? मास जो सीरीज यूनिट क्या आपके पास में, तो सीरीज यूनिट जो होता है वो आपको से ग्राम होता है और केजी क्वांटिटी स्केलर। आपको इतना टॉपिक पता होना चाहिए। भाई कभी इतना बता दूं और ये नहीं बताऊं तो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू यहां से बन सकता है कि क्वेश्चन देगा कि भाई बॉडी मास बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, है ना? तो आप जब ओलंपियाड कुछ आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो पहले बात समझो, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। एक चीज का आप ध्यान रखो कि हमारे पास में आता है 2 अपॉन, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो 1, क्या ले लिया 1, और डिनोमिनेटर में क्या ले लिया 0। तो कभी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करा रहे हो तो उसका आंसर जो होता है वो आपके पास क्या आता है इंफिनिटी। ये आपका ध्यान रखो, अभी के लिए ध्यान रखो, मैथ्स के टॉपिक के मैथ्स में ध्यान रखता हूं। 1/0 क्या होता है, किसके बराबर होता है? ऊपर 1 की जगह कोई भी नंबर हो, 2 3 4 5 7 8 100 2000 कुछ भी हो, उसको आप कभी किससे डिवाइड करोगे? आंसर हमेशा क्या आएगा? और इंफिनिटी मतलब क्या होता है? अनंत। हमें नहीं पता उसका वैल्यू क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू होगा, जो होगा बहुत बड़ा वैल्यू होगा। ये समझ में आता है? मतलब चलते हैं नहीं चलता है मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बहुत बड़ी आएगी। आप समझ में आ रहा है? कभी गलती से नीचे 0 बन गया डिनोमिनेटर में तो नॉट डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। हाँ। और कभी इनफाइनाइट ये 0 आ गया तो पूरा डिवाइड करने पे इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट मतलब मास बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है बात समझना। देखो जब भी आप क्वेश्चन करते हो, जब भी आप चलोगे, पॉइंट रखना कि काम का टॉपिक, जब भी आप चलोगे तो आपकी वेलोसिटी के कारण से आपका मास क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जैसे मान लो आपका मास, मैं आपके वजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके मास की बात कर रहा हूं। आप हमेशा क्या कैलकुलेट करते हो? अपना वेट। मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मास की बात कर रहा हूं। किसी बात कर रहा हूं? मास। मास और वेट में अंतर होता है।
तो एक चीज ध्यान रखो, मान लो आपका मास कभी अभी है 50 केजी। कितना मास है आपका? 50 आपका मास है, आपके पास में अभी 50 केजी का मास है। देखो m नॉट का मतलब होता है रेस्ट मास। क्या मतलब होता है? अभी आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बैठे हो तो अभी आप किसमें हो? तो अभी आपका जो रेस्ट मास है वो कितना है? 50। तो m नॉट का वैल्यू कितना है? 50। मतलब ये किसकी वैल्यू है आपके पास में? ये m नॉट वैल्यू है। m नॉट, ये m की वैल्यू नहीं भाई, ये m नॉट की वैल्यू है। रेस्ट मास, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब की बात कर रहा हूं। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसका रेस्ट मास कितना होगा? उसका रेस्ट मास 50 केजी होता है। कितना होता है? 50 केजी होता है। अब अपने पास में क्या था? बोला 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बोला होगा। क्या है? v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है? ये भी पता होना चाहिए कि स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड है? ये लाइट की स्पीड है। लाइट बहुत स्पीड से मूव करती है। आज तक दुनिया में लाइट तक कोई पहुंच नहीं पाया। हाँ, आपने साउंड की स्पीड जो है उसको कवर कर चुके हैं। उसके आगे अपने जो फाइटर प्लेन होते हैं वो साउंड की स्पीड से भी आगे भागते हैं। मैक नंबर की उनकी स्पीड होती है। मैक नंबर बोलते हैं किलोमीटर पर आवर नहीं होता। तो ये सुना होगा तो 2 मैक 1 मैक ऐसे बोलते हैं। तो मैक जो होता है वो क्या होता है? एक रेशियो होता है साउंड की स्पीड के साथ। तो हमारे पास ये स्पीड ऑफ लाइट है c 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड के साथ में क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट। लाइट जब आती है ना तो लाइट इतनी स्पीड से मूव करती है, बहुत ज्यादा स्पीड है ना, सबसे ज्यादा स्पीड। अभी तक कोई नहीं। तो अपने पास में m इसके आसपास नहीं गया, नहीं गया। अब तक आसपास थोड़ा बहुत गया, मतलब थोड़ा बहुत भी, मतलब मान लो थोड़ा सा बहुत नीचे ही वैल्यू है। अब m नॉट की हम बात करें तो देखो m नॉट का वैल्यू अपने पास रहेगा 50। कितना आ गया? 50। अब मान लो गाड़ी चला रहे हो। क्या चला रहे हो? गाड़ी। आप गाड़ी चला रहे हो और आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 40। या मतलब 90 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं। 90 तो बहुत होता है आपने 90 पे गाड़ी चल रही है तो बहुत बड़ी कम है, बढ़ा लो। अब 90 किलोमीटर पर आवर, अब 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 25 मीटर पर सेकंड। अरे 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट तो 25 मीटर पर सेकंड आएगा। 25 मीटर पर सेकंड आएगा। मैं वैल्यू रखूंगा 1 माइनस या फिर रखूंगा 25 का होल स्क्वायर। देखो वेलोसिटी कितने से आप चल रहे हो? 25 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 25। अब c का वैल्यू कितना आपके पास है? 3 into 10 to the power 8। अच्छा 25 का होल स्क्वायर कितना होता है? 620। अब एक बात बताओ, ये बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं है? अरे 3 0 8 बार 0 लिख दो 3 के पीछे, सुना रहे? तो बहुत बड़ा वैल्यू है ना। अब मुझे बताओ ये बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ? 1 करोड़ में से रुपए गिर गया, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। वही कंडीशन है। नहीं पता एक चीज का फर्क पड़ेगा 999 वो हुआ है कि भाई अप्रोक्सीमेट मुझे पता है कि तेरे पास में कितने, मेरे पास है हमारे अभी 99 रुपए है और तुम मुझे कितने में, तेरे को 100 ही बोलूंगा। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन होती है क्योंकि भाई 90 1 ही रुपए तो कम है, लेकिन 50 रुपए का हम बोलते हैं 100 है तो चलेगा। लेकिन जैसे 100 में 99 रुपीस भाई लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि उससे लोग क्या लगता है कि भाई 100 के नीचे की वैल्यू है ना। हां वो अट्रैक्ट करता है। हाँ लेकिन अप्रोक्सीमेट तो 100 रुपए ही होगी ना। 1 रुपए के अंदर आप क्या कुछ खरीद सकते हैं? भैया ये बोलना सही है कि हमारी बॉडी रेस्ट में? स्मार्ट में भी तो ऐसे क्या ये बोलना सही तो नहीं है कि हमारी बॉडी रेस्ट में? मैंने तो पहले बोला भाई मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब देखने वाले के परिप्रेक्ष्य मेरे लिए तो रेस्ट में है, मेरे लिए तो किसमें है? रेस्ट में है। लेकिन कभी तू सांस ले रहा है, बड़ा सर्कुलेशन सब चल रहा है तो वो भी मोशन है। तो डिपेंड कर रहा है आप क्या कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम होती है, कांस्टेंट। देखो थोड़ा फर्क आता है, कभी एग्जैक्ट करके लिखा हो तो देखो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है 2.98 into 10 to the power, डेटा है थोड़ा सा, हर बुक के अंदर अलग-अलग लिखा होता है ना। तो ये वैक्यूम के अंदर स्पीड इतनी होती है और एयर के अंदर स्पीड जो होती है मान लो ये 2.99 और एयर के अंदर जो होती है 2.98 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन बहुत कम डिफरेंस है तो हम 3 लिखते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन में जो स्पीड ऑफ लाइट आपको देखना ही नहीं क्वेश्चन नहीं अलग होती है, यही होती है 3 कांस्टेंट है ना। अब हमारे पास क्या था 625 को कभी से डिवाइड कराओगे तो आंसर तो छोटा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत छोटा आएगा। और 1 में से जैसे मान लो आंसर पता क्या आएगा, सपोज कर ले आंसर है 0.0000001 और 1 से माइनस करेगा तो आंसर छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? छोटा है, वो छोटा ही आएगा। अच्छा उसका एंटर रूट ले लिया तो आंसर और छोटा, लेकिन आंसर तो आया ना। आंसर कुछ ना कुछ तो आया है ना। अब कुछ ना कुछ आया, अब मान ले अप्रोक्सीमेटली ये किसके बराबर मान ले 1 के बराबर आ गया। अरे सपोज करो अब इतना मैं डिवाइड तो नहीं करूंगा
लेकिन मान लो कि रफ कैलकुलेट करने पर इसका आंसर सपोज कर क्या आ गया अपने पास में, इसका आंसर अपने पास में बहुत कुछ जैसे करके अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो 1 के बराबर आ गया तो 50 किलो के बराबर हुआ ना, कि 50 से कम हुआ, 50 किलो 50 हुआ। तो ये चीज है कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत धीरे चलता है, मतलब उसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल स्पीड चलता है, तो उसका मास होता है कितना होता है आपके पास में, 50। उसका मास अपने पास में जो होता है सेम ही होता है। तो ये कंडीशन है कि मास ऑफ बॉडी नेवर चेंजेस का मतलब ये कि जब ऑब्जेक्ट नॉर्मल स्पीड में चल रहा होगा, नॉर्मल तो जितनी स्पीड में चलाते हैं तो हमेशा किसमें होगा ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट की कभी मास चेंज नहीं होता। लेकिन गलती से मास जो हो ऑब्जेक्ट का, कभी ऑब्जेक्ट जो हो वो इतनी स्पीड में मूव करना शुरू कर दे किसके, या इससे थोड़ी कम कैसे और ज्यादा, तो फिर फर्क पड़ेगा। कभी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहा है, किस पे ट्रैवल कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहा है, तो कुछ सोचो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और ये भी कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या आ गया, m0 अपॉन √1 - 1 कितना आ जाएगा, m0 अपॉन 0, m0 अपॉन 0 मतलब कितना होता है, इनफाइनाइट। तो आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। मतलब ये मतलब है कभी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, कभी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, इनफाइनाइट बढ़ जाता है। तो मास चेंज होता है कि नहीं होता है, कब होता है, लेकिन जब लाइट की स्पीड से, जब ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करे, लाइट से थोड़ी सी कम, या लाइट की ज्यादा स्पीड ट्रैवल करे, लेकिन कभी लाइट से, लेकिन नॉर्मल से ट्रैवल करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ये कंडीशन आपको सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, mass of a body increases when it moves at a speed of light, है ना? और मास कितना हो जाता है उस समय, and mass becomes infinite। नॉट डिफाइंड, नहीं नॉट डिफाइंड बोलता नहीं, इनफाइनाइट तो बहुत बड़ी वैल्यू तो जीरो। तो मास चेंज होता है, लेकिन कब चेंज होता है ये भी ध्यान रखो, जो ऑब्जेक्ट किधर चले, लाइट की स्पीड पे चले, लाइट से कम स्पीड हो, थोड़ी सी कम हो, थोड़ी सी मतलब लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है, मैक नहीं मैक ऐसे मान ले 2.5, ऐसे मान 2.4 2 × 10 तो बहुत थोड़ी कम बोल रहा हूं। रॉकेट की स्पीड कितनी है? इसकी रॉकेट वो तो बहुत ज्यादा। वो तो भाई इसके वेलोसिटी बोलो तो 11.8 हो गया, एक सेकंड के अंदर 11.8 किलोमीटर उसकी स्पीड आपने कुछ बताया था ना यहाँ से 1 सेकंड में आप भंवर का पहुंच जाओगे, कितनी रॉकेट की स्पीड होती है, आप अलगे चलते हो और भंवर का पहुंच जाओ ऐसा, भैया ठीक है भैया